हेलो एवरीवन, आज हमारा फ्रेश बैच होगा। इसमें इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है? संसाधन, रिसोर्सेस, अर्थात संसाधन। संसाधन क्या होता है? उपयोग के लिए उपलब्ध वस्तुएं। उपयोग के लिए उपलब्ध वस्तुएं जितनी भी हैं, यदि उसमें कुछ कमी आती है, स्कार्सिटी यानी कमी, यही आपका पूरा इकोनॉमी का बेस है कि जो संसाधन है उसका एलोकेशन वो सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल हो। तो आइए थोड़ा सा इकोनॉमी को अच्छे से देख लेते हैं। द सेंट्रल क्वेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मोस्ट लॉजिकल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एकदम तार्किक जो है यूज होगा रिसोर्सेज का। अगर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन सभी चीजों में तो इकोनॉमी आपका संसाधन की स्कार्सिटी जो होती है, आप देख पा रहे हैं, स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन for the use of resources. It is also related to the production of goods and services, यानी वस्तु और सेवाओं का जो है उत्पादन और उसका ग्रोथ, प्रोडक्शन, ये सब कुछ आपका इकोनॉमी में होता है। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि इस अपने देश की जीडीपी ये है, या कोई भी इकोनॉमिक न्यूज आप जो पढ़ते हैं वो सब या तो माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड है। कैसे? देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमी होती है, माइक्रो इकोनॉमी यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें पर्सनल, इसमें इंडिविजुअल लेवल पर यानी पर्सनल लेवल पर जो भी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हो रही है वो देखी जाती हैं। उसी के विपरीत जो मैक्रो होता है वो यूनिवर्सल लेवल पर। जैसे कि अगर हम इकोनॉमी को ठीक से देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की जो इम्प्लीकेशन है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, जैसे कि उसके एक्शन जो भी फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे खुद मेरी अगर सैलरी की बात हो तो मेरी जो सैलरी है वो मेरी फाइनेंशियल हेल्थ कहलाएगी। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जब मैं कुछ भी प्रयास करता हूं, किसी भी संसाधन का उपयोग करता हूं, और अगर उसकी कहीं पर कमी है तो मैं उसको किस तरह से दूसरी चीजों से एलोकेट करता हूं, तो वही पूरा हमारा डिसीजन मेकिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही हम वृहद लेवल पे आ जाते हैं, वो नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये चीजें हम इसको पढ़ पाते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है उसको आपको चित्र के माध्यम से मैं दिखा देता हूं कि क्या है। ये व्यक्ति है, ठीक है, अब ये शॉपिंग करता है, फिर उसके बाद ये काम करता है, इसको घर बनाना है, इसको पैसे कमाने हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें। तो ये जो किसी इंडिविजुअल पे केंद्रित है, किसी व्यक्ति पर अगर केंद्रित है कोई आर्थिक जो भी क्रियाकलाप है, वो सब कुछ माइक्रो के अंतर्गत आता है। मैक्रो में वही किसी देश या किसी ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो जाती है, वो बड़े लेवल पे हो जाता है। जैसे कि किसी कंट्री की, यहां पर देखिए आप, ग्लोबल लेवल का एक फोटो बना हुआ है। इसका मतलब कि यहां पर आपको पैसे का भी लेन देन होगा और डॉलर का भी साथ साथ उसमें उपयोग होगा। आइए, इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी है, इन टर्म्स को आप एकदम नॉर्मली यूज करते होंगे एक ही समझकर, लेकिन देखिए इसमें अंतर क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक थ्योरी पार्ट है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है, लेकिन अगर उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, प्रैग्मेटिक यूज हो, तो वो हो जाता है इकोनॉमी। ठीक है, स्टडी ऑफ हाउ डिसीजन मेकिंग is made
स्टडी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डिमांड एंड सप्लाई, पीपल, ये सब कुछ आपका इकोनॉमिक्स में आ जाता है। लेकिन इकोनॉमी में वही आपका एक ज्योग्राफिकल एरिया, किसी नेशन, किसी कंट्री, किसी यूनिट की बात होती है और वहां पर प्रैक्टिकली वही सारे थ्योरीज अगर अप्लाई हो रहे हैं तो वो आपका इकोनॉमी है, जैसे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इस तरह से। टू सम अप वी कैन से दैट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, बहुत ही इफेक्टिव मैनर में जो आपका रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, और ये क्या करता है, ज्योग्राफिकल एरिया जो मैंने बताया किसी कंट्री का, उससे रिलेटेड वृहद तरीके से जो डिसीजन मेकिंग होता है वही है आपका इकोनॉमी का पार्ट। आइए हम थोड़ा सा थ्योरी और प्रैक्टिस पे चलते हैं। बेसिकली क्या है जो मैंने बताया कि थ्योरी यानी इकोनॉमिक्स, बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी की स्ट्रक्चर, यानी उसका एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि अगर आप इनकम के बारे में पढ़ें, नेशनल इनकम के बारे में डिटेल पढ़ें, जीडीपी के बारे में पढ़ें और इनकी बेसिक थ्योरी और डिटेल देखें। लेकिन अगर उसी का इम्प्लीकेशन हम किसी कंट्री के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, यानी जैसे कि हमारा इंडियन नेशनल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी को हम जब भी न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि क्या है, किसके कितना है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, कंजम्पशन है, उसका एक्सचेंज है, ये सब हम अगर देखते हैं तो वो सारा कुछ आ जाता है इसमें। तो मेरे ख्याल से ये आपका इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स और बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी बेसिक डिटेल अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो गई होगी। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो क्या होता है, किसी माल का उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे वो बनाया जाएगा, किस तरह की मशीनरी होगी, क्या प्लानिंग होगी, किस तरह की उसमें हाउ मच, कितना उसका सामान प्रोड्यूस होगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वो भी एक बड़ा डिसीजन होता है। अगर किसी सामान को आपने बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस कर दिया और उसका कंजम्पशन यानी कंज्यूमर बेस बहुत कम है, तब जाकर आपकी समस्या आती है सरप्लस की, और सरप्लस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इकोनॉमी। वो होना नहीं चाहिए क्योंकि वहां इकोनॉमी फेल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इकोनॉमी व्हेन कम्स टू प्रोडक्शन। तो कितना, कब और कैसे प्रोड्यूस करना है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उस समय क्या डिमांड चल रही है मार्केट में और हमें कितनी, कब और कैसे बनाकर उसकी सप्लाई देनी है, यही डिमांड एंड सप्लाई यही डिसीजन होता है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा कंज्यूमर बेस क्या है। दिस इज योर बिग इकोनॉमिकल क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हर देश अपना अलग अलग क्या करता है कि डिसीजन मेकिंग करता है। अब वो अलग अलग देश अलग अलग क्वेश्चन, हर इसी प्रोडक्शन को कितना, कब, कैसे, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं। पर ऐसा क्यों है, सोचिए। देखिए, 3 तरह की इकोनॉमिक्स, देखिए 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, यानी कैपिटलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब ये मिक्स्ड जो है इकोनॉमी नई नई आई है, उससे पहले मैं कैपिटलिस्ट के बारे में बता दूं।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये बेसिकली यूरोपियन इकोनॉमी है। इसको देखिए, स्मिथ ने ऐसे कहा था, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसको बोलते हैं, एक टर्म होता है लेसेज फेयर, यानी सब कुछ खुला छोड़ दो, किसी चीज पर कंट्रोल मत करो। क्यों? क्योंकि बाजार अपना खुद से डिसीजन ले लेगा। तो यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार है। तो यहां क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका ओनरशिप उसका इंडिविजुअल होगा, कोई प्राइवेट ओनरशिप होगा। यानी अगर मैं डिसीजन लेता हूं किसी सर्विस या किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका पूरा डिसीजन, उसकी पूरी प्लानिंग और उसका पूरा अधिकार, और कितना कब निकालना है, और जितना भी उसका प्रॉफिट बन रहा है वो पूरा सोल प्रॉफिट मेरा ही होगा। ठीक है, ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ कम टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर सारा प्रॉफिट मेरा ही हो जाएगा तो क्या होगा, कभी कभी अगर मेरे समाज में, यानी मेरे देश में, मेरे ज्योग्राफिकल एरिया में डाइवर्स पीपल रह रहे हैं, किसी की इनकम बहुत कम है, किसी की बहुत ज्यादा है, ठीक है, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक सफिशिएंसी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कम और ज्यादा, हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। किसी के पास बिल्कुल संसाधन नहीं है, किसी के पास बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, तो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ जाता है कुछ जगहों पे, ऐसी जगहों पे। तो उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट्स, यानी सरकारें खुद सोचती हैं कि हम इन पर थोड़ा कंट्रोल लाएंगे, कुछ टैक्सेस लगाएंगे, जो बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो पैसा आएगा टैक्स से, वो जिनके पास संसाधन नहीं है, जो अपना हेल्थ यानी हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वो खर्चा नहीं उठा सकते, तो उनका हम हॉस्पिटल का खर्चा खुद कर लेंगे, उनका हम एजुकेशन, बच्चों का खर्चा खुद देख लेंगे। तो बहुत सारी पब्लिक चीजें हम कर देंगे, यानी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेती है। तो जब ऐसा डिसीजन लेती है तो उसको बोलते हैं वेलफेयर। वेलफेयर यानी पब्लिक में वेलफेयर, यानी लोगों के लिए भलाई का काम करना। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पीपल, है ना। गवर्नमेंट कोई भी होती है वो रिप्रेजेंटेटिव होती है, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव होती है, इन केस ऑफ डेमोक्रेसी ओनली, है ना। डेमोक्रेसी में, ऑटोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता, कोई एक किंग है, कोई राजा है, कोई डिक्टेटर है, तो वो ही अपना सोल डिसीजन मेकर होता है और उसको जनता ने चूज नहीं किया होता है, इसलिए वो अपने हिसाब से रूल्स बनाता है, उसके मन के ऊपर है। यदि मैं भलाई करना चाहता हूं तो करूंगा, नहीं करना चाहता हूं तो मैं अपना फायदा देखूंगा। लेकिन इन केस ऑफ डेमोक्रेसी, एक पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल का डिसीजन होता है डेमोक्रेसी में। कैसे होता है, अब अगर 10 लाख लोग हैं तो सब बैठ के पंचायत एक जगह तो कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं ये लोग, मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर वो ऊपर भेजते हैं, तो वो उतने लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है और वो जाकर इनकी समस्याएं रखता है। तो यही सुनवाई होती है डेमोक्रेसी में। तो इस केस में सोशियोलॉजी आती है। सोशियोलॉजी में क्या होता है कि सोशियोलॉजी में वेलफेयर होता है, वेलफेयर। लेकिन अब इसमें भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसमें क्या है, ओलिगार्ची है। कुछ लोगों के एक ग्रुप, यानी एक कमिटी होगी या ग्रुप होगी, कुछ सरकार में कुछ लोग होंगे, वही सब कुछ डिसाइड करते हैं और वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो कुल मिला के जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग का मतलब कि इकोनॉमी में जो डिसीजन मेकिंग है वो 3 तरह से होती है। एक कैपिटलिस्ट, यानी कि ओनरशिप किसकी होगी, प्राइवेट ओनरशिप होगी, प्राइवेट इंडिविजुअल होगा जो प्रॉफिट के लिए काम करेगा सिर्फ। सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसकी ओनरशिप कलेक्टिव होगी, कुछ कम्युनिटी की ओनरशिप होगी और वो डिसीजन मेकिंग उसके अनुसार होगा। तो प्लानिंग पूरी की जाएगी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किए जाएंगे ताकि जो इनकम का गैप है वो भर सके। जो मैंने बताया कि गरीब और अमीर के बीच की खाई भरने के लिए जरूरी ये है कि जो बड़ा प्रॉफिट है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, टैक्सेशन के थ्रू। तो जो टैक्सेशन होती है वो ये सब डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट का होता है। आइए सोशलिस्ट में
हम समझ चुके हैं। आइए मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी ही एक तरह का इन्वेंशन है, यानी इंडियन इन्वेंशन है। कैसे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूरोपियंस की इकोनॉमी, कम्युनिस्ट की इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब इन दोनों के फायदे, नुकसान हटा के फायदों को मिला दिया जाए तो इसी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे। यानी क्या हो रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें क्या होता है? मार्केट्स एंड गवर्नमेंट डिसाइड एलोकेशन। अब इसमें क्या होता है? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही मिल जाते हैं। कैपिटलिस्ट सोल प्राइवेट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट। अब इन दोनों आपस में मिलकर अगर किसी डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन को लेते हैं तो कितनी भलाई का कार्य होगा जनता के लिए। देखिए, इसी रिसोर्स को अगर हम मिक्स बना लें तो क्या होगा? दोनों ही को एग्जिस्ट करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे और पब्लिक के लिए भी काम करते रहेंगे और प्रॉफिट्स भी देखते रहेंगे। तो क्या होगा? जो टैक्स आएगा वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और किसी पर बहुत बड़ा बाउंडेशन भी नहीं होगा कि आपको ये काम नहीं करना है या हम अपने हिसाब से कर रहे हैं तो देखे जितना भी पब्लिक हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं, आपको डिसीजन नहीं लेना है। इन केस ऑफ सोशलिस्ट तो मिक्स में दोनों का मिला जुला रूप है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, इसी के लिए प्लानिंग होती है जो कि हम अपने इकोनॉमी के लेसन्स में पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए, हम इकोनॉमिक्स में क्या हम डील करेंगे। वैसे तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स टोटली बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट फॉर योर कंसर्न, आपके एग्जामिनेशंस के पर्पज से कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ठीक से फोकस करना है और जिनकी अंडरस्टैंडिंग एक बना लेनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हमें उसको और अच्छे से समझते चलना है। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है? किसी गुड्स या सर्विस की डिमांड मार्केट में आती है, किसी को कुछ खरीदना है और वही चीज कई लोगों को खरीदना है, तो अब मार्केट में लोग खोजना शुरू करते हैं, तो इससे डिमांड पैदा होती है। लोगों को पता चलता है अच्छा इस चीज की डिमांड है, तो क्या होता है? कुछ लोग जो उस संसाधन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके उत्पादन के लिए सक्षम जो लोग हैं, जिनके पास कुछ पूंजी हो या कुछ डिसीजन मेकिंग करने की कुछ पावर हो, वो लोग क्या करते हैं? फिर उस संसाधन का, उस रिसोर्स का उपयोग करके अच्छे से उस गुड्स को, उस सर्विस को बनाते हैं, फिर उसको सप्लाई देते हैं मार्केट में, उसकी सप्लाई देते हैं। अगर बहुत सारे लोग यही काम करते हैं, सप्लाई देने लगे हैं, तो वहां कंपटीशन होता है। यदि अगर एक ही आदमी हो तो कंपटीशन नहीं होता है। जब कंपटीशन नहीं होगा, एक ही प्रोडक्शन के लिए एक या दो लोग ही होंगे उसी माल के लिए, तो वहां वो अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है। लेकिन अगर कंपटीशन होगा तो कंपटीशन के मारे आदमी अच्छा माल प्रोड्यूस करेगा कि हमारा ही ज्यादा बिके। तो कंपटीशन और इस तरह की चीजों में कभी कभी ये भी देखा जाता है। डिमांड एंड सप्लाई में ये डिसीजन मेकिंग कि कितना माल कब प्रोड्यूस करना है, जो मैंने वो क्वेश्चन बताया, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सारे क्वेश्चन टैकल करके उसकी सप्लाई दे दी गुड्स की। आइए देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन होता है, ये रिलेटेड टू आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हैं। अगर आपको बिजली, पानी, सड़क, ये सारी सुविधाएं देनी है पब्लिक में, तो यहां आपका डेवलपमेंट रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाएंगी, लॉज बनाए जाएंगे और वो सारे आ जाएंगे इसी के अंतर्गत। नेशनल इनकम, आपका जो नेशनल इनकम है और जीडीपी, ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इनसे। नेशनल इनकम और जीडीपी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो है एग्जाम्स में आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फेडरल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी, यानी पैसे से, करेंसी से। मुद्रा से रिलेटेड, मुद्रा और बैंकिंग सिस्टम। फेडरल रिजर्व मतलब
बैंकिंग सिस्टम जो आपकी फेडरल बैंक है वो यानी आरबीआई है, आरबीआई, फेडरल बैंक, आरबीआई। तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोजगारी, इससे जुड़ी समस्याएं जो इनका अध्ययन करना क्यों जरूरी है। पॉवर्टी एलिवेशन जैसे कि गैप भरने वाली बात, हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली गैप्स, उसको भरना। तेंदुलकर पैनल रिपोर्ट ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा मैं इसका डिस्कस करके बता दूंगा। एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, उसके कॉज और उसके टाइप्स। बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, उसके कई प्रकार के जितने भी कॉज हैं, कारण है, वो सब। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग, जब भारत आजाद हुआ तो हमें प्लानिंग की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग करना था कि हमें एग्रीकल्चर चाहिए या इंडस्ट्री चाहिए पहले। तो क्या था कि हमारे पास हंगर प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भूखमरी थी देश में। इसके लिए हमें एग्रीकल्चर पहले प्लानिंग में, प्लानिंग कमीशन की जो पहली 5 ईयर प्लान थी उसमें हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया। लेकिन उसी के साथ हमें इंडस्ट्री की भी बहुत जरूरत थी, तो हमने सेकेंड प्लान में इंडस्ट्री पर फोकस किया। तो इस तरह से 5 ईयर प्लान्स बनते गए, उसको मॉनिटर करता था प्लानिंग कमीशन। उसके बाद अभी हाल ही में नीति आयोग आ गया है, उसी तरह का कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर है और प्लानिंग में ये भी बहुत मददगार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लानिंग। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम नाबार्ड पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो 5 ईयर प्लान में डिसीजंस हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो देखेंगे। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, सेबी, ये सब। फिजिकल पॉलिसी में आपको टैक्सेशन, टैक्स स्ट्रक्चर, रिफॉर्म, जीएसटी, बजट, फॉरेन फैक्टर्स, एफडीआई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जीडीपी, आईएमएफ, G20, WTO, ओपेक, है ना, विपो यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, और फिर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अलावा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये सब चीजें आपके फॉरेन अफेयर्स में आ जाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के। और इकोनॉमिक्स में जो, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा क्या है, रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज का एकदम अच्छे से यूज, उसका सही एलोकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, यही है इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का लेसन। आइए हम अब यही चैप्टर खत्म करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था। आई होप कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ही हेल्प हुआ होगा। और आने वाले टाइम पे जितने भी लेसन्स आएंगे, हम प्लानिंग कमीशन से लेते हुए पूरा इंडियन इकोनॉमी में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस सबको हम कवर करते चलेंगे। और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे भी थोड़ा नजर रखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी एक करंट से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए हम उसको उस तरह से उसको करंट के साथ भी लेते चलेंगे। थैंक यू।